हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल और ट्रेंड अप क्विज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेलवे एनटीपीसी का सेट 2 का प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहे और वीडियो को पूरा देखें। ये दोस्तों सेट 2 का है, ठीक है। सेट 1 के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं तो आपको वहाँ सेट 1 का जो है ये लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहे और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और मैं इसको डिस्कशन के साथ पूरा कंप्लीट करूँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रफल कम है? किस राज्यों का क्षेत्रफल कम है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 4, बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक और तमिलनाडु दिया हुआ है। तो इस राज्य में से सबसे कम क्षेत्रफल तमिलनाडु का है। तो मैं इसके बारे में बता दूं कि राजस्थान क्षेत्रफल के बारे में बता दूं कि राजस्थान क्षेत्रफल का दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान जो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो जनसंख्या की दृष्टि से पहला राज्य है, और दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा बिहार है। मतलब जनसंख्या की दृष्टि से आप अगर देखें तो भारत का जो राज्य है सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश यानी यूपी आता है, और दूसरा उसके नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र आता है, और तीसरा उसके नेक्स्ट आता है बिहार आता है, ठीक है दोस्तों, और चौथा आता है वेस्ट बंगाल आता है। तो दोस्तों उसको ध्यान में रखिएगा। और पांचवा आपका आंध्र प्रदेश आता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि जनसंख्या की दृष्टि से छोटे राज्य जो पहला है वो सिक्किम है, ठीक है दोस्तों, और दूसरा मिजोरम है। ये आपको इस तरह का क्वेश्चन देता है दोस्तों। और तीसरा है अरुणाचल प्रदेश है, इसको ध्यान में रखिएगा। और एक और है चौथा बोलो तो गोवा है, ठीक है दोस्तों। ये आपका ये जनसंख्या की दृष्टि से है दोस्तों, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से छोटे मतलब जो है सिक्किम के बाद ये आता है मिजोरम, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर गोवा, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा तमिलनाडु। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? कृषि का क्रिया जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है, तो सही उत्तर होगा जैव कृषि। जैव कृषि जो है आपका जो कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए बेहतर और अनुकूल है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैव मतलब कृषि क्या होता है। जैव कृषि का मतलब होता है कि इसे कार्बनिक खेती भी कहा जाता है। मतलब जैव कृषि को कार्बनिक खेती भी कहा जाता है, और इसमें रासायनिक तथा उर्वरक कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें मतलब किसी तरह का जो केमिकल का यूज नहीं किया जाता है, किसी तरह का उर्वरक या केमिकल या मतलब कीटनाशक चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। और इसके साथ ये बता दूं कि ये जो पर्यावरण के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। और जैव खेती के साथ मैं आपको झूम की खेती के बारे में बता दूं कि झूम खेती जो है असम में ज़्यादातर होता है, ठीक है। असम के ज़्यादा क्षेत्रों में असम का ये होता है झूम की खेती। और इसके फलस्वरूप एक होता है स्थानांतरित कृषि, मतलब काटो और जलाओ। स्थानांतरित का मतलब होता है काटो और जलाओ। इसमें जो है इसमें जो है जंगलों को साफ करके उसमें आग लगा दिया जाता है। मतलब जंगल को पूरा मतलब काट करके साफ करके आग लगा दिया जाता है। और इस प्रकार की कृषि को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। और जैसे कि झूम हो गया, झूम को असम में कहते हैं, श्रीलंका चन्ना कहते हैं, वियतनाम में रे होता है, ब्राज़ील में रोक्का हो गया। ये सब आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसलिए इसका आंसर होगा जो कृषि पर्यावरण के लिए अनुकूल है, इसका सही उत्तर होगा जैव कृषि। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? सबसे ज़्यादा समय कौन लगता है? तो अगर आपको जियोग्राफी में आपको पता होगा कि कौन सा ग्रह कितने समय पर जो है ये सूर्य का परिक्रमा लगाता है, तो ये आप बेहतरीन ढंग से आंसर बता सकते हैं। ऐसे इसका आंसर होगा बृहस्पति दोस्तों। बृहस्पति जो है सूर्य का परिक्रमा करने में 11.9 दशमलव जो है मतलब वर्ष जो है आपका समय लगाता है। मतलब एक चक्कर पूरा करने में आपको इतना टाइम लगाता है। फिर अगर हम बात करें कि सबसे कम दिनों में, तो सबसे कम दिनों में जैसे कि आपको याद होगा कि सूर्य जो है, सूर्य के बाद आता है बुध, उसके बाद फिर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी। तो बुध जो है सूर्य से नज़दीक है, तो इसलिए वो कम समय में लगाएगी। तो बुध जो है कितना दिनों में लगाएगी दोस्तों? तो 88। ये ध्यान में रखिएगा, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा परिक्रमा करने में कितना टाइम लगाता है? तो वो लगाता है 165 वर्ष, जिसका नाम है वरुण। क्या नाम है दोस्तों? इसको ध्यान में रखिएगा, वरुण। वरुण जो है आपको 165 वर्ष में आपका परिक्रमा करती है।
इसलिए इस ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है परिक्रमा करने में समय बृहस्पति लगाता है। और पृथ्वी जो है 365 दिन, जैसा कि हम लोग को पता है 365 दिन और 26 घंटे यानी 365.6 दिन समय लगाता है। और मंगल, आपका मंगल जो होता है दोस्तों, मंगल आपका लगाता है समय 687 दिन, जो सूर्य की परिक्रमा करने में एक बार लगाता है 687 दिन। और शुक्र जो है लगाता है आपका दोस्तों, ये हो गया 687, और पृथ्वी आपका हो गया 365.26, और शुक्र आपको परिक्रमा लगाता है सूर्य का एक चक्कर में 225 दोस्तों। और बृहस्पति जैसा कि आपको बता दिया कि ये जो 11.9, इसलिए सही उत्तर होगा ये। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है। तो समानता का अधिकार आपका आता है दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, मतलब आपका ये समानता का अधिकार इसमें आता है। पाँचों अनुच्छेद का जो है इसमें समाहित किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि 14 से 18 में क्या क्या आता है। तो 14 से 18 में अनुच्छेद जो है आर्टिकल्स 19 से लेकर के 22 में, ठीक है, वो स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, स्वतंत्रता फ्रीडम का अधिकार है, ठीक है। और फिर एक चीज़ और बता दूं, आर्टिकल्स 23 से लेकर के 24 में शोषण के खिलाफ मतलब खिलाफ जो है इसका अधिकार है। और 25 से 28 के बीच में आपका जो अधिकार है मैं बता रहा हूँ वो धार्मिक है, ठीक है, रिलीजन। और उसके बाद 29 से लेकर के 30 तक ये आपका आ जाएगा शिक्षा का, एजुकेशन का, ठीक है। और फिर अनुच्छेद 32 में आपका आ जाएगा संवैधानिक जो है उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह कौन सा है? तो आपका समानता का अधिकार 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक होगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। ऑप्शन दिया हुआ है, संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बिना किसी राज्य के सहमति से संसद जो है किसी भी कानून को बना सकता है और संपूर्ण भारत में लागू भी किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? 6 का बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा 10वीं अनुसूची में। तो 10वीं अनुसूची के तहत क्या होता है कि दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है, और इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन यानी 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। ये 1985 में जो है संविधान में जोड़ा गया है। अगर हम आपको बता दें कि अनुसूची 2 में क्या है, तो अनुसूची 2 में ये आपका आता है जैसे वेतन हो गया, आपका भत्ते हो गए, फिर उसके बाद पेंशन आदि से संबंधित है। और फिर उसी प्रकार आपको मतलब किस किस अनुसूची में क्या है ये भी बता दूं कि अनुसूची 3 जो आता है, अनुसूची 3 में शपथ को लेकर के है, ठीक है दोस्तों। और अनुसूची 5 में, ठीक है, 5 में आपको बता दें, मैंने जैसे कि आपको 10 बता दिया है। अनुसूची 5 है जो इसमें SC और ST का जो प्रशासन है उसके बारे में बताया गया है। और अनुसूची 6 में जो है आपका जैसे मेघालय हो गया, असम हो गया, ठीक है, असम, मेघालय या त्रिपुरा, मिजोरम, उसमें जो है उस विशेष मतलब उसके जो SC ST कैंडिडेट हैं उसको जो है मतलब SC ST जो है उसको जो विशेष प्रावधान दिया गया है। और अनुसूची 8 में आपको मिल जाएगा कि भाषा को लेकर के है, 22 भाषा है उसको लेकर के है। और अनुसूची 11 में आपको मिल जाएगा पंचायती राज प्रणाली के बारे में मिल जाएगा। और अनुसूची 12 में आपको मिल जाएगा नगर निगम के बारे में, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। आप जो है राइटिंग पर मत जाइएगा, राइटिंग थोड़ा मेरा गंदा है, लेकिन आप मेरे बात को समझिएगा तो आप आंसर कर पाएंगे। इसलिए इसका आंसर होगा जो दल बदल विरोधी कानून का विषय का प्रावधान है वो अनुसूची 10 में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में सही, क्योंकि ये जो आपका विकेंद्रीकृत भी है, निर्देशात्मक भी है और समाजवादी और पूंजीवादी तत्वों का समन्वय भी, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है? मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में किया जा सकता है, बताइए इसका। तो सही इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सभी, मतलब साख पर नियंत्रण भी और सार्वजनिक व्यय में कमी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उचित प्रयोग, यानी इसका ऑप्शन सही होगा डी। ना क्वेश्चन नंबर 9, गुप्तकालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता कौन हैं? तो गुप्तकालीन का बोल रहा है दोस्तों, तो हिंदू धर्म का 2 प्रमुख देवता, तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, शिव और विष्णु। शिव और विष्णु जो है गुप्तकालीन के 2 प्रमुख देवता थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाने वाला जो है ये है WB, मतलब वेस्ट बंगाल। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का राजनीतिक भागीदार है? यूरोपीय संघ का राजनीतिक भागीदार है, तो राजनीतिक भागीदार वो हो जाएगा चाइना होगा दोस्तों। चाइना जो है यूरोपीय संघ का राजनीतिक भागीदार है। और जो EU होता है दोस्तों, EU का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन, जो इसकी स्थापना हुई 1958 में, और इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है दोस्तों, ब्रुसेल्स में, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 28 सदस्य हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? अब तो विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया है, लेकिन बताइए प्राप्त था, इसको मान के चलिए प्राप्त था, तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 370। अब मैं आपको बता दूं 280 का क्या है, तो 280 में इसके तहत जो है वित्त आयोग का गठन हुआ है दोस्तों, वित्त आयोग का गठन हुआ है, ठीक है। और अनुच्छेद जैसे कि 110 आता है, तो 110 में आपका धन विधेयक पारित होता है, धन विधेयक। अनुच्छेद 111 में आपका आ गया जैसे कि राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर से संबंधित है, मतलब प्रेसिडेंट का जो है सिग्नेचर से संबंधित है। और अनुच्छेद 112 में अगर आपको आता है तो वो वार्षिक जो वित्तीय होता है, यानी ईयरली जो आपका इकोनॉमी होता है, उसके बारे में, उसके विवरण के बारे में संबंधित जानकारी दिया गया है, संविधान में आते हैं। तो ना क्वेश्चन नंबर 13, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ये जो मतलब जम्मू कश्मीर का जो प्रावधान दिया गया था वो 370 था दोस्तों, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई थी? मतलब राष्ट्रीय पक्षी मोर कब घोषित किया गया था, मान्यता प्रदान की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1952 में, 1952 में प्रदान की गई थी राष्ट्रीय मोर। अब 1949 के बारे में बता दें तो 1949 में संविधान को अंगीकार किया गया था, संविधान को जो है अंगीकार किया गया था। और 1951 में दोस्तों जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है, तो 1900 मतलब जो है जनसंख्या का जो लघु विभाजक वर्ष होता है उसको कहा जाता है। और 1950 में, जैसा कि आपको पता है कि 1950 में हमारा जो है संविधान जो है लागू हुआ था, तो 15 इसके बारे में दूसरा जानकारी दे दूँ कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ, योजना आयोग जो आजकल नीति आयोग के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। 1952 में एक चीज़ और हुआ था जिसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, और उसी 1952 में ही ये राष्ट्रीय पक्षी मोर को मान्यता प्रदान की गई थी। ना क्वेश्चन नंबर 14, बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं देखता हूँ कि जो अक्सर जो है हम लोग जो याद रखते हैं देश राजधानी, वो अक्सर वो पूछा नहीं जाता है, वो थोड़ा सा अलग हट के जो नाम हम लोग ज़्यादातर सुनते नहीं हैं, जैसे बुखारेस्ट की राजधानी कहाँ है, तो आपको पता है कि ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी होगा नहीं, पुर्तगाल होगा भी नहीं, स्पेन भी होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किस तरह से पूछा जाता है। बुखारेस्ट की राजधानी होता है हंगरी। किस देश की राजधानी है? मतलब हंगरी की राजधानी बुखारेस्ट है, हंगरी। लेकिन अक्सर किस तरह का पूछा जाता है, जैसे पुर्तगाल का क्या होता है, पुर्तगाल का लिस्बेन, USA का जैसे पता है कि वाशिंगटन DC सबको पता है, रूस का मॉस्को, लेबनान पूछा जाता है, तो लेबनान का क्या होगा, तो बेरूत, ये याद रखिएगा।
और जैसे आपको पूछा दिया कि दक्षिण अफ्रीका का क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका का तो प्रिटोरिया, और ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, इस तरह से याद रखिएगा। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन और फिजी का कहाँ होता है दोस्तों, फिजी का, इसको ध्यान में रखिएगा, फिजी का होता है सुआ, याद रखिएगा इसको, फिजी का सुआ। और नॉर्वे का क्या होता है दोस्तों, तो नॉर्वे का ओस्लो, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। स्विट्जरलैंड आपसे पूछा, स्विट्जरलैंड का आप बोलिएगा बर्न। और स्पेन का हो गया मैड्रिड, ठीक है दोस्तों। ये आपको देश और राजधानी हमेशा याद रखना। ये सब जो क्वेश्चंस जो होते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग हटकर होता है, क्योंकि हम लोग बहुत कम, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, स्पेन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिजी हो गया, ये सब को ध्यान में रखिएगा, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है, तो आपने शायद एक पान सिंह तोमर मूवी देखा, उसमें स्टीपल, जैसे उस मूवी में स्टीपल एक शब्द प्रयोग किया गया है जो हॉर्स रेसिंग के लिए, हॉर्स मतलब जो है ड्राइविंग के लिए होता है, हॉर्स रेसिंग के लिए होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं खेल से संबंधित जो शब्दावली है कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे खो खो हो गया, तो खो खो में आपको मिल जाएगा शब्द जो है एक्टिव, चेंजर, ये सब जो खो खो से रिलेटेड है। और आपको अगर आ जाए स्विमिंग, जैसे तैराकी हो गया, तैराकी से, जैसे स्विमिंग से हो गया, तो तैराकी से क्या क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, जेन, ये सब जो है पूछा जाता है। अब आपसे बोलेगा कि बटरफ्लाई पूछा जाएगा, तो बटरफ्लाई सबको बताया कि बटरफ्लाई स्विमिंग में ही होता है, लेकिन जो है आपको पूछा जाएगा कि ब्रेस्ट स्ट्रोक किस में होता है, तो आप स्विमिंग देंगे आंसर, यानी तैराकी, जेन वगैरह वो स्विमिंग में जाएगा। फिर आता है आपको राइफल शूटिंग पूछता है, तो राइफल शूटिंग में आप बुल्स आई शब्द है राइफल शूटिंग में, और टारगेट दोनों होता है, टारगेट तो समझ रहे हैं। गोल्फ में टी हो गया, और उसके बाद फिर फुटहॉल हो गया, और उसके बाद बेकर। और बैडमिंटन में कोर्ट हो गया, नेट फ्लक्स हो गया, डयूस हो गया, पोलो में चुक्का, और क्रिकेट में जैसे पता है कि हुक होता है, क्रीच होता है, गुगली होता है, LBW होता है। हॉकी में हाफ बाली और स्ट्रिक होता है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, 16 नंबर का। ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये प्लस माइनस और रेजिस्टेंस। तो दिए गए परिपथ में डैश का प्रवाह वर्मावर्त होता है, तो क्या होता है इसका बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा डी, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो वर्मावर्त होता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो दिए गए जो परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो वर्मावर्त नहीं कैसे होता है, तो वो वर्मावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव मूलकण होता है, मतलब ऋणात्मक या ऋणावेशिक मूलकण होता है। और यह परमाणु के नाभिकीय के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तरों वाले कक्षाओं में चक्कर काटता है, परमाणु के नाभिकीय चारों ओर, ठीक है, मतलब परमाणु है तो उसके चारों ओर जो है चक्कर काटता है। और इसका जो मेजर होता है, इसका होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो माइनस ऋणात्मक आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये पूछा जाता है ऑप्शन में, क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तो 9.1 × 10⁻31 kg होता है, किलोग्राम। और किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा में उत्पन्न व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। यानी विद्युत धारा में अगर कोई व्यवधान होता है तो उस चालक के प्रतिरोध होता है, मतलब प्रतिरोध का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसलिए इसका ऑप्शन दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स होगा। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, क्या होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी पहाड़ से कोई भी पिंड गिर रहा है, तो वस्तु गिर रहा है, तो गतिज ऊर्जा जो है और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है उसमें। और कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा यांत्रिक ऊर्जा क्या है, तो आपको दे देता है, तो आप यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे। कार्य के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का होता है, एक यांत्रिक ऊर्जा होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और संवेग के दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना होता है। अगर संवेग को अगर हम 2 गुना करते हैं, तो जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुना हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18,
कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बैल के बीच में डैश कोण होते हैं, कौन सा कोण होते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 90 डिग्री। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन है 19 नंबर, 70 केजी के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। द भार को डैश की ऊंचाई तक का बताइए। ये न्यूमेरिकल हो गया। क्या होगा? जैसा कि पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है mgh, इसका फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों। अब कार्य आपका दिया हुआ है कितना जूल? 9800। ठीक है। और m कितना दिया हुआ है, यानी मास आपका कितना दिया हुआ है? मास आपका दिया हुआ है 70। ठीक है। और mgh का मतलब होता है m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, इसको ये बोलते हैं। ठीक है। तो आपका जब m दिया हुआ है 70, तो उसके बाद फिर जो है g कितना दिया हुआ है? तो g आपका दिया हुआ है 10। अब आपको निकालना कितना है? r निकालना है, यानी घंटा निकालना है। ठीक है। तो h निकालना है, तो ये h निकालना है, तो क्या करेंगे? 9800 बाय 7 इंटू 10। अब इसको काट दीजिए। ठीक है। तो काटिएगा तो आपका आ जाएगा 14 घंटा, इसलिए इसका 14 मीटर। तो सही उत्तर होगा ये। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर है कि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संवेग। संवेग जो है संरक्षित रहता है। और एक सेल के विस्फोट के बाद जो टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, उस स्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। और इसका बिंदु ये है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। मतलब संवेग का मतलब क्या हुआ इसका डेफिनेशन, कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, मतलब द्रव्यमान और वेग, तो वेग के गुणनफल को ही उस वस्तु का जो है संवेग कहा जाता है। और संवेग का मतलब इस तरह से होता है, संवेग बराबर वेग इंटू द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों। और संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है kg इंटू मीटर पर सेकेंड। और एक संवेग जो है क्या, कौन सा एक संवेग जो है सदिश राशि होता है। ये सदिश राशि होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ना क्वेश्चन नंबर 21। देखिए ये मिस प्रिंटिंग है, ये वाला, इसको छोड़िए, इसको भूल जाइएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो 120 केजी द्रव्यमान की बंदूक से एक 0.04 केजी द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। दागी 90 मीटर पर सेकेंड है, तो बंदूक की प्रतिघात गति कितनी होगी? प्रतिघात गति। तो सही उत्तर होगा इसका दोस्तों, जो बंदूक की जो निकली मुख्य रूप से निकलने वाले 90 मीटर पर सेकेंड है, तो बंदूक की जो प्रतिघात गोली होगा तो 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है, तो तरंग का आवृत्ति क्या होगा? तो सही उत्तर होगा उसका 16 हर्ट्ज। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23। चूने के जल यानी लाइम वाटर में क्या होता है? तो चूने के जल में जो लाइम वाटर होता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसको ये आप ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CaOH का होल 2। ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं NaOH। ठीक है, NaOH बोलते हैं। और इसको कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है। और इसका प्रयोग जो है साबुन वाबुन बनाने में किया जाता है। साबुन हो गया, रंग हो गया, इसको बनाने में किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड का CaCl3। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या होता है? तो वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या होता है? आंसर बताइए।
तो सही आंसर होगा सी, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। अब आपको बता दूं कि एयर में जो हवा में होता है 78.07% जो है आपका नाइट्रोजन होता है, ठीक है, और 20.93% जो है आपका ऑक्सीजन होता है। फिर जो है 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, और फिर आपका जो है 0.93 आर्गन होता है। फिर उसके बाद आपका बच जाता है 0. बाकी अन्य जो हो जाएगा वो अदर गैसेस पाए जाएंगे। ये आपका यह ध्यान में रखिएगा। तो आपसे पूछ जाएगा कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस तो नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, तो 20.93 लगभग 21%, और CO2 का 0.03 CO2, ठीक है। आर्गन आपका ये हो गया, ठीक है। इसलिए सही उत्तर होगा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने से लग जाती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण से जो है लोहे में जंग लग जाता है। और यह एक रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन मतलब रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रंग, रूप या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उसी को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और उदाहरण के लिए अगर आपको बता दें, रासायनिक परिवर्तन में दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया होती है दोस्तों। ये जो लोहे में जंग लगता है ये ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया होती है, और ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। जंग का जो सामान्य सूत्र होता है, जो लोहे में जंग लगता है, जंग जो लगता है उसका सामान्य सूत्र होता है Fe2O3x2HO, ठीक है। ये आपका जो है फॉर्मूला होता है। जो x का मतलब क्या हो गया, x का मतलब हो गया अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, इसको ध्यान में रखिएगा। और लोहे में जंग लगने का इनका वजन जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। आपसे पूछा कि क्या पूछे जाए कि जो है लोहे में जंग लगने से क्या होता है, वजन कि बढ़ जाता है, घट जाता है, तो ये हमेशा लोहे में जंग लगने से वजन बढ़ जाता है। और जंग से बचाने के लिए इस पर जो है किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, जस्ता का लेप किया जाता है, जिसको कहते हैं गैल्वेनीकरण, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जिसको जस्तीकरण भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, 2 बिलियनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उसका प्रसरण यानी ऑस्मोटिक दाब समान हो, तब जो है उसको आइसोटोनिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो और दूसरे को कोई लाभ ना हो तो उसको क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कमेंसेलिज्म। कमेंसेलिज्म कहा जाता है। कमेंसेलिज्म का मतलब क्या होता है, सहभोजिता, मतलब कि एक जीव को लाभ हो और दूसरे जीव को लाभ ना हो, और दो जीव के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पैरासिटिज्म यानी पारासिटिज्म। मतलब इसमें क्या होता है कि दो जीव, मतलब एक जीव को लाभ हो और दूसरे जीव को हानि हो, उसी को कहते हैं पैरासिटिज्म। और एक आता है प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब क्या होता है, तो यानी कि प्रीडेशन का मतलब होता है एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण करता है, ठीक है, जैसे गिद्ध, मतलब खा जाता है, गिद्ध जो है खा जाता है, उसी को कहते हैं प्रभक्षण यानी प्रीडेशन, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, डार्विन का सिद्धांत था, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, बताइए। डार्विन का सिद्धांत का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक चयनवाद, वह नेचुरलिज्म थे, अननेचुरल सिलेक्शन। 29 नंबर, सूर्य के प्रकाश से बैगनी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट रे, UV रे की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो ओजोन, यानी ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ये ध्यान में रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30,
वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 mm होता है। तो ये आपका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन ए। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान को मजबूती प्रदान करने के लिए किसी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नंदन नीलेकनी। और हाल में ही जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे पावरफुल पासपोर्ट कौन सा देश का है? कौन वाला देश है इसमें से? तो सही उत्तर होगा जापान। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि भारत के किस नगर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माणधारी हुआ है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जैसा कि आपको पता है कि इन्होंने ये ट्रंप और मोदी जी ने मिलकर भाषण दिया था इसमें, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित राज्य में वन फैमिली वन जॉब स्कीम लॉन्च है? सही उत्तर होगा बी, सिक्किम, वन फैमिली वन जॉब। सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 21 मार्च को। और इसका थीम क्या था दोस्तों? जो 21 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया गया है। इसका थीम इज इम्पोर्टेंट। थीम पूछ देगा कि किस क्या थीम है, तो थीम था मिटिगेटिंग एंड काउंटरिंग राइजिंग नेशनलिज्म, पॉपुलिज्म एंड एक्सट्रीम सुपरमेटिक्स आइडियोलॉजी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, जेट एवरेज के संस्थापक और चेयरमैन का क्या नाम है जिन्होंने हाल में ही पद से इस्तीफा दे दिया? सही उत्तर होगा नरेश गोयल। निम्नलिखित में से हाल में ही नौसेना प्रमुख पद के लिए चयनित किया गया, बताइए इसका सही उत्तर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वाइस एडमिरल करमबीर सिंह। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसे हाल में ही फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आलिया भट्ट को। जो बॉलीवुड फिल्म के लिए दिए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में हाल में ही मुंबई में प्रदान किया गया, और यह पुरस्कार 20 से अधिक श्रेणियों में दिए जाते हैं। और इस वर्ष जो फिल्म जो राजी है, जो आलिया भट्ट, जो 2019 में, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इसे दिया गया, राजी के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, इट इज लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। CCPA का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर होगा दोस्तों सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन विद अथॉरिटीज। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।